तो अभी हम लोग जैसा कि बताए थे कि क्लास 10th का वीडियो हम लेकर के आएंगे आपके लिए। पहले चैप्टर का जो MCQ होगा हम लोग उस पर विचार करेंगे। MCQ जो क्वेश्चन है उसका सीरीज लगातार चलता रहेगा। प्रत्येक चैप्टर का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को कलेक्शन करके आपके लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। तो नमस्कार, जय हिंद प्यारे छात्रों। आज हम देखते हैं कि ये वास्तविक संख्या जो चैप्टर है, इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कलेक्शन क्या क्या आज लिए गए हैं आपके लिए, और इसके साथ साथ जो हम सॉल्यूशन करवाएंगे यानी क्वेश्चन जब बताएंगे तो प्रत्येक प्रश्न में हम प्रयास करेंगे कि आपके लिए जो उचित जो कॉन्सेप्ट है उन सभी चीज़ों को देते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज इस चैप्टर का जो पहला प्रश्न है वो क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि 278 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त होगा। ठीक है, भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त होगा, यानी कि आप इसको दो प्रकार से ले सकते हो। भाग के नियम से आप ले सकते हो, अदरवाइज आप यूक्लिड विभाजन का भी प्रयोग कर सकते हो। यूक्लिड विभाजन में आप जानते हो फार्मूला क्या होता है, ए बराबर है ना, आप लोग पढ़े होंगे। ए बराबर क्या होता है, तो BQ और प्लस में R होता है। ठीक है, ए बराबर BQ प्लस R होता है, तो कहेंगे सर ए बराबर BQ प्लस R में यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है, जिस चीज़ में हम भाग देते हैं। कह रहा है कि 278 को भाग दिया जाएगा, 278 क्या हो जाएगा हमारा, है ना, ए का वैल्यू हो जाएगा बराबर B, मतलब होता है जिस चीज़ से भाग देते हैं तो B को हम लोग B ही रखेंगे, B को हम लोग B ही रखेंगे। ठीक है, तो B को B रखेंगे, गुना Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 12 है ना, और माइनस में क्या हो जाएगा 2, चूँकि ऐसे प्लस में हो जाएगा यहाँ पर कितना 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इसको हल कीजिएगा, थोड़ा सा स्पेस में बढ़ा लेता हूँ क्वेश्चन का स्पेस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, ए बराबर BQ प्लस R में आप ए का वैल्यू लेंगे 278 प्लस यहाँ पर कर देंगे हम लोग क्या चीज़, सॉरी 278 और बराबर हो जाएगा नहीं, क्योंकि ए बराबर क्या होता है, ए बराबर BQ प्लस R होता है ना। तो B का वैल्यू B रह जाएगा और Q का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 और R का वैल्यू कितना है 2 यहाँ पर ले जाकर घटा देंगे, कितना देगा 276। ये B है 12, तो B से काट देंगे, B तो 12 था, 12 से काटेंगे, बचेगा बराबर में B, 12 से काटिएगा 12 दूना 24, बचेगा यहाँ पर 3, 36, 12 तिया 36। B का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास 23 हो जाएगा। दैट मीन्स कि किस संख्या से भाग दिया जाएगा, तो 23 आपका सही जवाब हो गया, ऑप्शन नंबर B। एक तो ये आपके पास तरीका है। दूसरा तरीका क्या था आपके पास, कह रहा था किस संख्या से भाग दिया जाए, किस में, तो 278 किस संख्या से भाग दिया जाए, किस चीज़ से भाग दिया जाए कि भागफल 12 और शेषफल कितना बच जाएगा, तो शेषफल कह रहा था 2। आप जानते हैं इसको क्या कहते हैं, भाज्य, बीच वाले को क्या बोलते हैं भाज्य। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, यहाँ से भी निकालेंगे और उसी को तो हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला, है ना। ठीक है, बात तो एक ही होता है। चलिए ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका अगला, उसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि दो संख्याओं का HCF और LCM 27 और 162 है, यदि पहली संख्या 81 और दूसरी संख्या क्या होगा। ये जो प्रश्न है आप सभी को पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो वास्तविक संख्याओं का गुणनफल जो होता है, या फिर कह सकते हैं दो धन पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो उसके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। ये दो संख्या में हम पहले संख्या को हम कुछ बोलें, ये पहली संख्या और दूसरी संख्या को लिया, दोनों संख्या का जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा, तो कहेंगे बॉस यह LCM और गुना HCF के क्या होगा बराबर होगा। अर्थात कि संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो LCM गुना HCF के बराबर होता है। ये तो आप पढ़े होंगे अच्छे से, है कि नहीं, ये तो आप पढ़े होंगे। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है। पहली संख्या कितना कहा गया यहाँ पर,
नहीं पता। पहली संख्या कितना कहा गया? 81 कहा गया। दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए कहा है एलसीएम कितना है, तो एलसीएम आप कहेंगे सर एलसीएम 162, एचसीएफ कितना है, तो वो है 27। देख लीजिए एलसीएम है आपके पास 162, ठीक है, एचसीएफ है आपके पास 27। पहली संख्या आपके पास है 81, तो दूसरी संख्या आपसे पूछा गया कि यह कितना होगा। बस कहानी खत्म है। यानी कि 162 है तो 162 और गुना में 27, ठीक है, और बट्टा क्या करेंगे हम लोग 81 को नीचे में ले आएंगे, तो ये हो गया कहानी खत्म। 27 दिया 81 और 3 से 3 पचे 15, बचेगा 1 3 चौका 12। कितना सही जवाब होगा आपका? विकल्प सी सही जवाब है, विकल्प नंबर सी 54। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या आपका कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? आप जानते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है, पता होगा आपको कि वैसी संख्याएं जो केवल एक से और खुद से ही विभाजित हो, केवल एक से और खुद से ही विभाजित हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? अभाज्य संख्या। तो एक से और खुद से विभाजित होने वाला संख्या, पहला संख्या कौन होता है? वो होता है 2 से शुरू होता है और उसके आगे बढ़ता चला जाता है। 2 होगा 3 5 7 11 13 है ना 17, ये सब हो जाए क्या चीज़? अभाज्य संख्या। 2 3 5 7 11 13 17 19 है ना 23, इस तरह से करते करते ये अनंत तक जा सकता है। अभाज्य संख्या से संबंधित आपको हम कुछ कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं। पहली चीज तो ये ध्यान रखेंगे कि जो संख्या केवल एक से और खुद से कटेगा उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या, पहली बात। दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी अभाज्य संख्या को यदि हम गुणनखंड करेंगे तो उसमें गुणनखंडों की संख्या केवल 2 होगी, केवल 2। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि अभाज्य संख्याओं में है ना गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखेंगे केवल 2। वह कौन कौन से? तो एक होगा 1 और एक होगा स्वयं, जो संख्या रहेगा वो खुद रहेगा, ठीक ना, याद रखेंगे। एक बात ये। दूसरी चीज़ ध्यान रखें, दूसरी बात ये चीज़ कि ये बात ध्यान रखें जो हम लिखने जा रहे हैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि 1 से लेकर के 100 के बीच, 1 से लेकर कहाँ तक बोले? 1 से लेकर के 100 के बीच, है ना, समझेंगे। 1 से लेकर के 100 के बीच में कुल कितने अभाज्य संख्या होंगे, है ना। 1 से लेकर 100 के बीच में कुल कितने अभाज्य संख्या होंगे, तो याद रखिएगा कि यह 25 अभाज्य संख्या होगा। 25 अभाज्य संख्या, 25 अभाज्य संख्या, यानी कुल 25 अभाज्य संख्या, कुल 25 किसके किसके बीच में? तो 1 से लेकर 100 के बीच में। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछ दिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 से लेकर के 50 के बीच में कितने होंगे, तो याद रखिए यहाँ पर कि 15 होगा। कितना होगा? 15 अभाज्य संख्या होगा। और 51 से लेकर के 100 के बीच में कितने होंगे, तो याद रखेंगे यहाँ पर कि यहाँ केवल 10 अभाज्य संख्या होगा, ठीक है। गिनती आप कर सकते हो, यदि आप लिखोगे 2 3 5 7 है ना, इस तरह से करके तो आपको पता चल जाएगा कि 1 से लेकर 50 के बीच में 15 है, 51 से 100 के बीच में 10 है। दैट मीन्स 1 से लेकर के 100 के बीच में कितना हो गया था? 15 + 10 25 हो गया। ये याद रहेगा ये बात, ठीक है। ये तीसरा कॉन्सेप्ट समझिएगा कि अभाज्य संख्या में उसी संख्या को कह सकते हैं जिसका केवल एचसीएफ कितना हो? 1 हो। क्या हो? केवल 1 हो एचसीएफ, ठीक ना। यदि 2 या 2 से अधिक, यानी कि ये भी ध्यान रखेंगे कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है? हमेशा 1 होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। कहा गया कि 2 परमेय संख्याओं के बीच में कितनी परमेय संख्या हो सकती है? याद रखिएगा 2 परमेय संख्याओं के बीच में अनंत संख्या हो सकती है। अनंत संख्या में कौन कौन से? तो अनंत परमेय संख्या भी हो सकती है और अनंत अपरमेय संख्या भी हो सकती है। 2 परमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरमेय संख्या और अनंत परमेय संख्या दोनों हो सकता है। क्वेश्चन आपसे कुछ ही पूछ सकता है, कहा जाएगा कि 2 परमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरमेय संख्या होती है, तब भी याद रखिएगा अनंत होंगे। 2 परमेय संख्या के बीच में कितनी परमेय संख्या होगा, तब भी याद रखिए अनंत होगा, है ना। जैसे हम कहते हैं कि 2 और 3 के बीच में कितने परमेय संख्या होंगे, तो 2 और से लेकर के और 3 के बीच में आप बहुत सारा संख्या ज्ञात कर सकते हो। आप 9th में सीखे होंगे कि 2 संख्याओं के बीच में कुछ संख्या ज्ञात करना, है ना। 2 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या, 8 संख्या, 10 संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब यह था कि 2 और 3 के बीच में बहुत सारी संख्याएं हो सकते हैं। उसी तरह से याद रखिएगा कि 2 परमेय संख्या के बीच में अनंत परमेय और अनंत अपरमेय होता है। उसी प्रकार से 2 अपरमेय संख्या के बीच में 2
अप्रमेय संख्या के बीच में भी अनंत अप्रमेय संख्याएं होती हैं। अर्थात कि हम बोल सकते हैं कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच में अनंत वास्तविक संख्याएं हो सकती है। और हो सकती है नहीं, होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम। क्या है क्वेश्चन? यूक्लिड विभाजन। आप सब जानते हो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसको हम फार्मूला क्या बोलते हैं उसका, a बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। यूक्लिड ने कहा कि a और b कोई दो धन पूर्णांक संख्या है। a और b कोई दो धन पूर्णांक संख्या है, ठीक ना। जिसमें से क्या करते हैं कि a को हम लोग b से भाग देते हैं तो भागफल बचता है क्या चीज़, q, और शेषफल रहता है r। और उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया हम लोग तब तक करते रहते हैं जब तक शेषफल का वैल्यू क्या नहीं आ जाए, जीरो नहीं आ जाए। और जैसे ही शेषफल जीरो आता है तो जिस लाइन में, जिस क्रम में शेषफल का वैल्यू जीरो होता है, उस क्रम का जो भाजक होता है, जो b वाला वैल्यू होता है, वही क्या कहलाता है, उस संख्याओं का HCF कहलाता है, अर्थात कि मौसक कहलाता है। तो प्रश्न क्या कह रहा है आपका, वो प्रश्न पढ़िएगा कि यूक्लिड विभाजन या यूक्लिड एल्गोरिथम प्रयोग करने के क्रम में जब शून्य आता है तो उस क्रम का भाजक क्या कहलाता है। तो आपको पता हो कि जिस क्रम में जीरो आएगा उस क्रम का जो भाजक होगा उसे हम क्या कहेंगे, HCF कहेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सही जवाब HCF हो जाएगा। आप पता है इसको हम क्या बोलते हैं, भाजक। इसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, याद रखिए। इसको हम क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पता है क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, ठीक। इसको भागफल, है ना, और इसको शेषफल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, किस संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। याद रखिएगा, जैसे आप कई प्रश्न देखे होंगे अपने NCERT बुक में, या फिर अदर वो जो ही अप्लाई कर रहे हैं, जो भी किताब पढ़ते हो, उन सबों में आप देखे होंगे दो तीन संख्या दे देता है और कहता है कि इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM ज्ञात कीजिए और HCF ज्ञात कीजिए। फिर एक और प्रश्न आता है कि केवल दो संख्या देगा और कहेगा इसका LCM और HCF ज्ञात कीजिए, पुनः इसकी जांच कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल जो होगा LCM गुने HCF के बराबर होगा। ये भी आपसे पूछा जाता है। तो याद रखेंगे कि किस संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ा जाता है। अभाज्य गुणनखंड जो हम करते हैं, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में किस संख्या को लिखते हैं, यानी कि याद रखेंगे कि हमेशा यौगिक संख्या को लिखा जाता है। यौगिक मतलब क्या होता है, भाज्य संख्या। यौगिक में क्या होता है, भाज्य संख्या। जो भाज्य संख्या रहेगा ना, उस भाज्य संख्या को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। याद कीजिए, तो जैसे हम कहे थे कि 20 है और 30 है, तो इसका LCM निकालना हो तो इसको आप तोड़ते थे कि सर 2 गुने 2 और गुना क्या हो जाएगा, तो 5 होगा। और 30 को तोड़ेंगे तो कहेंगे सर 2 गुना 3 गुना क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हम यहाँ कह रहे हैं ना कि 20 को हमने अभाज्य गुणनखंड किया, 30 को हमने अभाज्य गुणनखंड किया, तो ये सब का सब अभाज्य संख्या कहलाएगा, ये सब का सब क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याओं को गुना के रूप में लिखना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है कि नहीं। तो अभाज्य जो हम लोग यहाँ पर गुणनखंड किए हैं वह किस संख्या का किए हैं, तो ये भाज्य संख्या है। ये कौन संख्या है, भाज्य। 20 क्या है, भाज्य संख्या। आपको पता है भाज्य संख्या किससे कहते हैं, बताइएगा। कि जो संख्या एक से और खुद से कटने के अलावा किसी अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए। नहीं, जो संख्या एक से और खुद से कटने के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो तो उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। तो यहाँ पर 20 क्या होगा, भाज्य। 30 क्या होगा, भाज्य। और भाज्य का दूसरा नाम क्या है, यौगिक संख्या। तो हम बोलेंगे कि यौगिक संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई कैसी संख्या है, पाई एक अपरमेय संख्या है। याद रखिएगा, पाई को अपरमेय क्यों कहा गया है, क्योंकि पाई का जो दशमलव निरूपण जो किया गया है ना, पाई का दशमलव वाले मान लिखा गया है, ठीक है ना, वह अशांत अनावर्ती है। अशांत क्या है, अनावर्ती। और दशमलव के रूप में याद रखेंगे जिसका मान या जो भी दशमलव वाली संख्या अशांत अनावर्ती होगा वह अपरमेय होगा। अशांत अनावर्ती मतलब क्या होता है कि जो संख्या दशमलव के बाद अनंत काल तक आता रहेगा और वह कभी रुकेगा भी नहीं, है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कौन संख्या बार बार रिपीट हो रहा है इसका पता नहीं चले, तो उसको हम कहते हैं अशांत अनावर्ती। और अशांत अनावर्ती क्या कहलाता है, अपरमेय संख्या कहलाता है। तो पाई का जो दशमलव निरूपण होता है वह अशांत अनावर्ती होता है, इसलिए पाई को क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या कहते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा कि अपरमेय संख्या के साथ कोई और भी संख्या आ जाएगा जोड़ घटाव गुणा भाग के रूप में, तब भी वह अपरमेय संख्या ही रहेगा।
तो बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बताएंगे आपकी पाई प्लस 2 क्या होगा, ये भी अपरिमेय संख्या होगा। अच्छा, पाई बट्टा 2 क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पाई बट्टा 2 क्या होगा, ये भी होगा अपरिमेय संख्या, ध्यान रखेंगे, है ना। तो जोड़ में रहे, चाहे भाग में रहे, या गुना में रहे, या घटा में रहे, किसी भी चीज में रहे, पाई जैसे ही आया तो वो क्या बन जाएगा, अपरिमेय। कोई दिक्कत है इसमें नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, रूट अंडर 2, आपको पता है रूट 2 क्या होगा, अपरिमेय संख्या, है ना। वैसी संख्या जिसका वर्गमूल पूरा पूरा ज्ञात नहीं हो सके, जैसे कि रूट अंडर 2 है, रूट अंडर 3 है, रूट अंडर 5 है ना, रूट अंडर 8 है, रूट अंडर 6 है, ये सारे के सारे क्या है, अपरिमेय संख्या है, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा फाइंड आउट नहीं होता है ना। उससे तो हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। सीधा से परिभाषा कि जिसका वर्गमूल पूरा पूरा ज्ञात नहीं हो सके उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। रूट 2 इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा, है ना। दशमलव कुछ मानों तक आप उसका यूज करके, है ना, आप मेंसुरेशन चैप्टर में यूज इसका कर सकते हो। रूट 3 का मान आपको पता है, प्रचलित वैल्यू कितना होता है, 1.732 होता है ना। इस तरह से ध्यान रखिएगा कि रूट वाला जो भी संख्या रहेगा, जो रूट से पूरी तरह से नहीं टूट पाएगा, पूरी तरह से नहीं निकल पाएगा, पूरी तरह से उसका स्क्वायर नहीं हो पाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। रूट 2 क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 2। x के पावर n एक का एक गुणक है x प्लस 1, बहुत अच्छा सवाल है ये, है ना, कि x के पावर n है और प्लस में क्या है, ध्यान दीजिएगा, है ना, x के पावर n है, ठीक है, गौर से देखिएगा, x के पावर क्या है, n है, ठीक। और इसमें कह रहा है x के पावर n में कि x प्लस 1 है, x के पावर n, x के पावर n है, चलिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि x के पावर n है और प्लस में 1 है, और इसका एक गुणनखंड क्या है, x प्लस 1, एक गुणक है। तो गुणक जो होता है ना, किसी बहुपद का कोई अन्य बहुपद, है ना, यदि गुणक हो जाए दैट मीन्स कि उससे अगला बहुपद विभाजित होगा, और विभाजित होने का मतलब होता है शेषफल 0 होना। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि यदि x प्लस 1 एक गुणक है तो इसका मतलब ये होगा कि इसके बराबर 0 करने से यहाँ से जो x का वैल्यू निकल करके आएगा -1, यह -1 रखने पर इसका वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। जब तक 0 नहीं होगा तब तक वो गुणक नहीं कहलाएगा। तो -1 यदि हम यहाँ रखते हैं, अब ध्यान दीजिएगा कि x के पावर n प्लस 1 है, यदि हम x के पावर -1 है तो -1 के पावर हम क्या करेंगे कि उसमें +1 करने से उसका वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो -1 के पावर या तो हम 1 रखेंगे, या फिर 3 रखेंगे, या फिर 5 रखेंगे, या फिर 7 रखेंगे, क्योंकि याद रखिएगा कि माइनस के पावर विषम संख्या ही माइनस देगा, है ना, और माइनस में प्लस ऐड करने से उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि n जो होगा, यह n निश्चित रूप से कौन संख्या कहलाएगा, तो यह 1 कहलाएगा, 3 कहलाएगा, 5 कहलाएगा, 7 कहलाएगा, अर्थात कि यह विषम संख्या कहलाएगा। समझ में आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि n निश्चित रूप से क्या हो सकता है, विषम संख्या ही होगा, सम संख्या तो कभी होगा ही नहीं। क्योंकि यदि सम संख्या होता ना, पहले से तो समझिए, सम संख्या यदि होगा तो माइनस के पावर सम संख्या करेंगे तो प्लस बन जाएगा, हम +1 और +1 तो +2 हो जाएगा। और जैसे ही +2 होगा तो इसका मतलब कि वैल्यू 0 नहीं आया, पूरे बहुपद को 0 नहीं कर पाया, इसका मतलब यह है कि उसका गुणक वो नहीं होगा, x + 1 गुणक उसका नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक तो रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है इसको हल करने का कि x के पावर आप जैसे मान लीजिए कि 1 रखे तो x के पावर 1 का वैल्यू 1 रहेगा और +1 रहेगा, तो x + 1 जो है x + 1 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, x + 1 जो है पावर 1 रखने से x + 1 जो होगा, यह x + 1 से कटेगा या नहीं कटेगा, और यदि कटेगा दैट मीन्स गुणक है, गुणक जैसे आप जानते हो कि 10 कौन कौन से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 1 से कटेगा, 10 से कटेगा। तो कोई संख्या से यदि कोई अन्य संख्या कट रहा है तो काटने वाली संख्या जो होती है ना, वो क्या कहलाता है, अगला का गुणक कहलाता है।
वही चीज़ x प्लस 1 इसका गुना होगा। दूसरी चीज़ यदि पावर 3 रखेंगे ना तो x क्यू और ये 1 को हम लिखते हैं 1 का क्यू, तो इसका फार्मूला बनेगा क्या चीज़ a प्लस बी करके इंटू में करके जो भी होगा, तो ये भी कटेगा आपका x प्लस 1 से, तो ये भी कटने पर क्या आ जाएगा, समझ आ रही बात? ठीक है, चलिए तो n क्या है, विषम संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 3 और 3.5 के बीच में कौन संख्या होगा? 3 और 3.5 के बीच में कौन संख्या होगा जो अपर में होगा? यानी कि ध्यान रखेंगे कि 3 से ज़्यादा होना चाहिए और 3.5 से कम होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। तो देखेंगे कि ये जो संख्या सब है √10 है, √11 है, √12 है और इनमें से सभी है। तो आप जानते हो कि 3 से ठीक बड़ा यदि हमको लाना है तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो रूट में जो संख्या आएगा वो 9 से ठीक बड़ा होना चाहिए। और 3.5 से कहा है 3.5 से कम कहा, तो 3.5 यानी कि 3 के आगे कौन संख्या है? 4 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 से नीचे रहना चाहिए। दैट मीन्स कि 10 भी है जो 9 से ज़्यादा, 16 से नीचे है, 11 भी है और 12 भी है। तो आपका क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर है कि एक परमेय संख्या का अपरमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? हमने अभी आपको क्या कहा कि अपरमेय संख्या उसी को कहेंगे जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो। अशांत अनावर्ती मतलब क्या होता है कि जैसे हम लिखते 0.12 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 ऐसे ऐसे कर दें। दशमलव के आप देख रहे हैं कौन संख्या रिपीट हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है, कोई संख्या एक क्रम से आ ही नहीं रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं अशांत अनावर्ती। और जो अशांत अनावर्ती रहेगा वो क्या कहलाएगा? अपरमेय कहलाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? अशांत अनावर्ती होगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा कि एक अपरमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो सकता है? तो अशांत अनावर्ती होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर आपका 12 कह रहा है कि √80 का परमेयकारी गुणक क्या होगा? परमेयकारी गुणक मतलब होता है क्या है? परमेयकारी गुणक का मतलब होता है कि जो संख्या उसको परमेय बना दे, परमेय संख्या उसको बना दे, उसे क्या कहेंगे हम लोग? परमेयकारी। तो इसको करने के लिए हम करते क्या? इसको बनाने के लिए कि √80 जो 80 रहेगा ना, इस 80 को तो पहले आप तोड़ लीजिएगा गुणनखंड के रूप में। तो तोड़ेंगे इसको तो आप लिख सकते हो कि सर ये होगा 16 × 5, 16 पंचे 80 है ना, और 16 का फैक्टर निकल जाएगा कितना? 4, तो इसको लेंगे 4 निकल गया तो बच गया कितना? 5। तो जो संख्या रूट में बच जाएगा ना, जो संख्या रूट में बच जाएगा, ठीक ना, उसी से गुना करेंगे। इसको हम 25 से गुना करेंगे, इसको हम बोलेंगे सर कि √5 से √5 से इसको गुना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? परमेय संख्या बन जाएगा। दैट मीन्स 5 को 5 में 4 और गुने 5, तो ये कितना आ जाएगा? मतलब क्या होगा? √5 सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, केवल 2 क्वेश्चन और रह गया इसके लिए, देखते हैं क्या है कि p/2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में यदि 0.67 को लिखा जाए, 0.67 को लिखा जाए तो आखिर उस रूप में क्या होने वाला है? आप जानते हो कि 67 है, यहाँ पर पॉइंट बढ़ाएंगे तो क्या आएगा? बट्टा में 100, और 100 को तोड़ेंगे तो क्या होगा? 100 तोड़ेंगे आप तो लिख सकते हो सर 2 × 4, 4 पंचे 20 और 20 पंचे 100, यही तो लिख सकते हो ना। दैट मीन्स कि क्या आ गया? 67/2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 2 के पावर 2 और गुने 5 के पावर 2, तो ये हो गया आपका आंसर। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर 2 के पावर जो था वहाँ m और 5 के पावर n, तो किस रूप में आया? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, यही ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? a बराबर, देखिएगा यहाँ पर जो संख्या दे रखा है वो किस रूप में दे रखा है? गुणनखंड के रूप में पहले ही दे दिया, नहीं गुणनखंड के रूप में पहले ही कर दिया कि a बराबर कितना है? 2 के पावर 3 मतलब होता है 2 × 2 2, ठीक ना, और फिर क्या हो जाएगा? 3। फिर b बराबर क्या हो गया बोले तो 2 × 3 है, बहुत अच्छा। और c बराबर क्या है? 3 के पावर n, यानी 3 के पावर क्या लिया जाएगा? और गुने 5, 3 के पावर क्या लिया जाएगा? यही ना, 3 के पावर क्या लिया जाएगा? कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम, तो एलसीएम कह रहा है एलसीएम कि 2 के पावर 3 हो जाना चाहिए, ठीक है। 2 के पावर 3 तो था ही, 2 के पावर 3 तो था ही, 2 के पावर 3 था ही, ठीक। फिर 3 के पावर कह रहा था 2, तो 3 यहाँ पर एक बार आया, यहाँ पर एक बार आया, दैट मीन्स यहाँ पर क्या चाहिए? 2 चाहिए, नहीं यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या चाहिए? 2 चाहिए। और गुना में कह रहा था 5, तो 5 तो एक बार है, यही ना।
दैट मीन्स कि पावर कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो n का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि p तथा q अभाज्य संख्या हो तो p के पावर 3 गुने q और p के पावर 2 गुने q का HCF क्या होगा। याद रखिएगा कि यदि पावर के रूप में कोई संख्या लिखा रहे, पावर के रूप में, और उसका HCF पूछेगा तो कम पावर देख लेंगे। तो पहले कि हम कि दोनों में कॉमन क्या है, तो देखेंगे यहाँ पर कि p के पावर 3 गुने q है और यहाँ पर p के पावर स्क्वायर गुने q है, और इन दोनों का कह रहा है क्या निकालने के लिए, HCF निकालने के लिए। तो ध्यान रखिएगा कि दोनों में जो पहले कॉमन है पहले तो वो लिखिए, दोनों में p मिल रहा है, p मिल रहा है तो p लिख दीजिए, q मिल रहा है, q मिल रहा है तो हम q लिख देंगे। और इसका HCF कितना होगा, तो ध्यान रखिएगा कि पावर जो है ना कम वाला HCF कहलाएगा, पावर कम जो है क्या कहलाएगा। तो देखिए q के पावर 1, q के पावर 1, तो q के पावर 1 है, p के पावर 2, p के पावर 3, यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग, p के पावर 2 लेंगे। दैट मीन्स कि आंसर क्या आ जाएगा, p के स्क्वायर और गुने q। आपका सही जवाब क्या होगा, p स्क्वायर गुने q, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही इस चैप्टर में, फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।